जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जेनेटिक्स के देखे थे। कल जो पढ़ा दिया होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, अब वही बार बार यूज करूंगी। ठीक है, अभी ये वर्ड्स किससे रिलेटेड है, ये वर्ड्स मेंडेलियन एरा और इनफैक्ट पोस्ट मेंडेलियन एरा दोनों से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जेनेटिक्स की, भारती, जेनेटिक्स का क्या मतलब है बेटे, बोल बेटा, जेनेटिक्स कल आई थी ना, क्या मतलब है जेनेटिक्स का? साहिल का है? बोल बेटा जेनेटिक्स, बोल भारती जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं। अभी मैं जेनेटिक्स को दो पार्ट्स में बांटती हूँ। किन दो पार्ट्स में बांटती हूँ, एक तो मेरे पास होता है मेंडेलियन एरा और दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटे, पोस्ट मेंडेलियन एरा। क्या मतलब है मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन एरा का? शिवम कल कहाँ था? अच्छा यहीं बैठा था कल, मुझे लगा छुट्टी पे था। हाँ रिद्धार्थ, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन एरा, जल्दी पहुंचो। मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन एरा, मेंडल वाले एरा के बाद का एरा इज पोस्ट मेंडेलियन एरा। मानते हो ये बात? मेंडल वाले एरा के बाद वाला एरा इज पोस्ट मेंडेलियन एरा। अभी सबसे पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, मेंडेलियन एरा। हेडिंग डाल दो, मेंडेलियन एरा। क्या हेडिंग डाली? अभी मेंडेलियन एरा में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है साइंटिस्ट कौन से थे, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का नाम आएगा ग्रिगर जोहन मेंडल। फिर साइंटिस्ट के बाद इन साइंटिस्ट का बर्थ कब का था, तो मैं लिखवाऊंगी ऑस्ट्रिया में इस टाइम पे इनका बर्थ हुआ। फिर उसके बाद बर्थ के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब शुरू करे, कितने साल करे, किस पौधे पे करे, वो लिखवाऊंगी। ठीक है, और इससे पहले भी उन्होंने किसी पे एक्सपेरिमेंट करे थे क्या, उनके फेल हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे, वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद अपन देखेंगे, तुम्हें पता है साइंटिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके बाद वो अपने काम को पब्लिश करता है। पब्लिश करने का मतलब पता है क्या होता है, कि दुनिया वालों देखो कि मैंने ये काम करा और ये काम को मैं इस पेपर में डाल रहा हूँ और पेपर को पब्लिश कर रहा हूँ, कि तुम इस पेपर को पढ़ो और तुमको पता लगे कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा काम करा है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या देखेंगे, पब्लिश देखेंगे। तू लिखना बंद कर दे, इसके सामने लाइनें आएंगी, फिर पता नहीं चलेगा तुझे कितनी लगानी है। क्या करेंगे, पब्लिश देखेंगे कि पेपर का नाम क्या रखा, किस साल में पब्लिश करा। फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि मेंडल की तो होगी डेथ, फिर मेंडल की डेथ किस साल में हुई वो साल देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि मेंडल की डेथ के बाद मेंडल का काम क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ। समझो मेंडल की जिंदगी का दुख, समझो बेटा, मेंडल की जिंदगी का दुख ये है कि उसके जीते जी उसके काम को कोई तवज्जो, कोई रिकॉग्निशन मिली ही नहीं। उसके मरने के बाद हमने देखा अरे इतना बढ़िया काम कर गया था इस सदी में, और फिर उसके मरने के बाद हम उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दे रहे हैं। गेटिंग दिस? तो ये मेंडल की जिंदगी की सबसे वर्स्ट चीज है कि बेचारे ने जो मेहनत करी वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज सही टाइम पे नहीं कर पाई। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो उस पे से भी सवाल आता है कि मेंडल का काम छुपा हुआ क्यों रह गया, मेंडल के काम को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, उस पे भी सवाल आता है फिर। ठीक है, आ जाओ। अभी सबसे पहले मेंडेलियन एरा की हेडिंग डालोगे, साइंटिस्ट के आगे साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, नाम लिखोगे ग्रिगर जोहन मेंडल, GREGOR, ग्रिगर, GREGOR, ग्रिगर, JOHANN, जोहन, JOHANN, जोहन, मेंडल, MENDEL, ग्रिगर जोहन मेंडल। ठीक है, बर्थ लिखोगे इन ऑन 22 जुलाई 1822, ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया,
ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया, इन ऑस्ट्रिया, AUST आ रही है, ऑस्ट्रिया। अब मैं तुम्हें मेंडल का थोड़ा घर का बताती हूँ नक्शा। देखो, मेरी एक फ्रेंड है, वो ना PhD कर रही है जेनेटिक्स के एक सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, जेनेटिक्स के एक टॉपिक पे क्या कर रही है, PhD। तो वो ना, जैसे तुम्हें पता है साइंटिस्ट होगी अब तो PhD कर रही है, तो साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा साइको हो जाते हैं। तो वो मेंडल से रिलेटेड एक टॉपिक पे PhD कर रही है। तो उसकी शादी हुई तो अपने पति को कहती कि मुझे ऑस्ट्रिया जाना है। तो घूमने जाना था शादी के बाद उनको, हनीमून पे। तो उन्होंने प्लान करा कि हम यूरोप जाएंगे। अब यूरोप में तो बहुत अच्छी जगह है घूमने की। कहती मुझे ऑस्ट्रिया जाना है। अब ऑस्ट्रिया में पता है क्या है, जिधर मेंडल का घर और सारी चीज़ें थी ना, वहाँ म्यूजियम सा बना रखा है। म्यूजियम, जैसे तुम्हें पता होगा किले वगैरह म्यूजियम बन जाते हैं बाद में राजा महाराजा के, ऐसे ही मेंडल का जो घर और जो जगह थी ना, वो म्यूजियम बनी पड़ी है। अब उस जगह पे है क्या, उस जगह पे एक तो चर्च है। क्या है, चर्च। क्योंकि मेंडल एक चर्च का पुजारी था, एक चर्च का पुजारी था, प्रीस्ट था, मोमबत्तियां जलाता था वहां पे, चलेगा। फिर उस चर्च के पास, चर्च के पास एक स्कूल है बेटा। क्या है, इस स्कूल में मेंडल बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था। क्या, अब ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि मेंडल की मैथ्स अच्छी थी। वो बायोलॉजी वाला नहीं था, वो मैथ्स वाला था। वो मैथ्स वाला था जो बायोलॉजी में घुस गया था। जैसे जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट है, वो बायो वाला नहीं, वो फिजिक्स वाला है, वो मैथ्स बायो में घुसा है। समझ आया। तो ये मैथ्स वाला है जो बायो में एंटर करा है। इज दिस पॉइंट क्लियर। फिर उसके बाद इसके पास यहाँ पर सामने एक गार्डन रहा करता था, गार्डन, जिस गार्डन के अंदर ये खेती करा करता था। बहुत बड़े साइज का खेत नहीं था, बहुत छोटा गार्डन भी नहीं था, एक अच्छे साइज का गार्डन था जिसपे वो खेती करा करता था, जहाँ वो मटर के पौधे उगाया करता था कि ये सारे मटर के वो पौधे हैं जिनकी हाइट ड्वार्फ है, ये सारे वो हैं जिनकी हाइट टॉल है, ये इनका क्रॉस करवा के ये सारे बने हैं। ऐसा प्लॉट्स बन रखे थे उसके अंदर। तो ये मेंडल की कुछ थोड़ा सा जहाँ वो रहता था वो जगह का है। तो बर्थ किधर हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ। कब हुआ, 1822 पे हुआ। ठीक है। अब आगे आ जाओ, बर्थ के बाद क्या आता है, एक्सपेरिमेंट। कितने बच्चों को पता है कि इसके एक्सपेरिमेंट ईयर पे PYQ है, कितने बच्चों को ये बात पता है। हाँ, तुम्हें पता है नीट वाला बच्चा क्या सोचता है, नीट वाला बच्चा सोचता है कहाँ नीट में ईयर्स पे क्वेश्चन आता है, तो ईयर याद ही नहीं करके जाता। और जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो तुम्हें पता है 60 से 70% बच्चों को नहीं आता था, और बाकियों को भी नहीं आता था, पर वो तुक्का लगा के आसपास पहुंच गए थे। आता सिर्फ 5-10% को था। गेटिंग दिस। तो NCERT के अंदर जो ईयर मेंशन है वो ईयर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बर्थ और डेथ के ईयर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना एक्सपेरिमेंट कब हुआ, किस टाइम पे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। आई बात समझ। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखोगे पहला पॉइंट, एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखोगे पहला पॉइंट, किस पे एक्सपेरिमेंट करा था इसने, पाइसम सेटाइवम। तुम लिखोगे गार्डन पी, क्या लिखोगे, गार्डन मटर। गार्डन मटर का साइंटिफिक नेम कौन बताएगा, पाइसम, P कैपिटल, सेटाइवम, S छोटा। दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करोगे क्योंकि साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट करा इसने, तो लिखोगे 7 ईयर्स। गार्डन पी, एक्सपेरिमेंट के अंदर सेकंड पॉइंट 7 ईयर्स। एक्सपेरिमेंट के अंदर थर्ड पॉइंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या करा था उसने मटर में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। लाइंस मत छोड़, बहुत सारा लंबा जाएगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लाइन में ईयर लिखोगे कब शुरू करा था, 1856 में शुरू करा था, और 56 में 7 जोड़ो। हाँ, 1856 में शुरू करा और 1863 में खत्म करा। 1856 टू 1863 लिख लिया। फिर लिखोगे ही यूज्ड 7 करेक्टर्स, ही यूज्ड 7 करेक्टर्स ऑफ P, 14 वेराइटीज। मेंडल ने 7 करेक्टर इस्तेमाल करे थे। अब वो 7 करेक्टर कौन से थे, हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड कलर, सीड शेप, वो मैं आगे लिखवाऊंगी। कितने करेक्टर इस्तेमाल करे थे, 7।
और क्या कहते हैं वेराइटीज कितनी थी 14, चलेगा। नेक्स्ट लिखोगे अदर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ मेंडल वर, अदर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेंडल वर राजमा, हॉकवीड, हनीबी। HAWK हॉकवीड, राजमा, कोमा हॉकवीड, HAWK WEED वीड, हॉकवीड, कोमा हनीबी। अदर मॉडल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेंडल वर नंबर 1 राजमा, नंबर 2 हॉकवीड HAWK हॉकवीड, और नंबर 3 हनीबी। पर क्या मेंडल को राजमा हॉकवीड हनीबी पे काम करके सक्सेस मिली थी ना? मेंडल को राजमा हॉकवीड हनीबी पे काम करके सक्सेस नहीं मिली थी। सक्सेस किस पे मिली थी? मटर पे। किस पे? मटर पे, बोलना ऐसे, मटर पे। चलो अभी देखो पब्लिश कब करा, जो एक्सपेरिमेंट का ईयर है ना उसके बाद ही पब्लिश करा होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट का ईयर तुमने क्या डाला लास्ट 63, उसके 2 साल के बाद पब्लिश करा। 2 साल क्या कर रहा था? उस पेपर को लेके लिख रहा था, समराइज कर रहा था। तो लिखोगे 65 में, 1865 में उसने पब्लिश करा। पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नेम ऑफ द पेपर एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नेम ऑफ द पेपर, पब्लिश के सामने लिखोगे ईयर 1865, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या उसके पेपर को कोई तवज्जो, कोई रिकॉग्निशन मिली थी? तो क्या लिखें? हिज पेपर रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड, हिज पेपर रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड। उसके पेपर को कोई तवज्जो नहीं मिला। 1884 में मेंडल की डेथ करा दो। डेथ कराओगे किडनी की बीमारी से, तो डेथ लिखो 1884 किडनी की बीमारी से। (1900) एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कभी भी सवाल आ सकता है इस पे। 1900 वो डेट है जिस टाइम पे मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ था। इंडिपेंडेंटली 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन सेचमार्क ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा था। इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे चलें? तो मेरा सवाल ये है कि मेंडल ने मटर पे ही क्यों काम करा? सवाल की लैंग्वेज बताओ पहले, क्या लिखूं? वाई मेंडल या वाई डिड मेंडल सिलेक्टेड मटर फॉर या एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। समीर क्या सवाल है कि मेंडल ने मटर पे ही क्यों काम करा? उसको जेनेटिक्स पढ़नी थी, इनहेरिटेंस वेरिएशन पढ़ना था, इंसानों पे पढ़ लेता, मटर पे ही क्यों? बता समीर। क्या? ग्रो जल्दी हो जाती है। इंसानों पे पढ़ता तो मेंडल 1 या 2 जनरेशन देख पाता, और इंसानों का क्रॉस अपनी मर्जी से करा भी ना पाता। ऐसा थोड़ी कहता कि तुम इसी से शादी करो, है ना? तो ये करा भी ना पाता, तो उसका बस चलना नहीं था। और इंसानों पे तो उसकी खुद की जितना लाइफ स्पैन है 2 जनरेशन देखता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देख लेता, इससे ऊपर देख ही ना पाता। तो क्योंकि मटर का शॉर्टर लाइफ स्पैन था तो मटर पे काम करना इफेक्टिव था। मैं लिखवा दूंगी सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बना अपने पास? शॉर्टर लाइफ स्पैन। कितना छोटा लाइफ स्पैन वो अपन को हुसन बताएगा, 4 to 6 मंथ, या फिर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि 1 सीजन, कि मटर का लाइफ स्पैन कितना था? 1 सीजन का था। वो 4 महीने हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, पर इससे ऊपर नहीं। ठीक है? और कोई पॉइंट कि मटर पे ही क्यों काम करा? तो अपना रिद्धार्थ कह रहा है कि मटर में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट थे।
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है? शगुन। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब, करण कहाँ है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब अलग अलग, जैसे हाँ, अगर हाइट है तो हाइट या तो टॉल है या डॉर्फ है, बीच का कछु नहीं। हमारे में ऐसा है क्या? हमारे में ऐसा है क्या कि अगर हम कह रहे हैं कि मकुल की हाइट टॉल है और हम कह रहे हैं कि मेरी हाइट डॉर्फ है, तो बीच की कोई हाइट ही नहीं है, या तो टॉल है या डॉर्फ है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहीं है ना, हमारे में क्या है? पूरा ग्रेडियंट है। तो हमारे में हाइट के मैटर में वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट नहीं है। तुम्हें पता है मेंडल को सक्सेस ना मिलने का कारण, या ऐसा बोलो कि मेंडल के काम के रिकॉग्नाइज्ड ना होने का कारण एक ये था कि वो जिन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की मटर पे बात कर रहा था, वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आम जनता पे, ह्यूमन बीइंग पे लगते ही नहीं है। मेंडल कहता हाइट या तो टॉल या ड्वार्फ, फूल का रंग या तो पर्पल या सफेद। अब हमारा ऐसा होता है कि स्किन कलर या तो गोरा या काला, बीच का कुछ नहीं। नहीं ना, तो हमारे पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाली बात नहीं लगती। बात समझ आई? तो हमारे पे मेंडेलियन एरा वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगते। चलेगा। तो एक पॉइंट और अपन को क्या मिला कि मटर में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसे मिल गए, तो उसकी वजह से भी उसके रूल्स सही साबित हुए। और बताओ। तो बायसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो क्या फर्क पड़ता है? पॉलिनेशन करानी इजी है, उल्टा यूनिसेक्सुअल होते तो और आसान हो जाता। बायसेक्सुअल से तो मुश्किल हो गया। बायसेक्सुअल है तो अब तो इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। सेल्फिंग कराने में इजी रहेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ इस पॉइंट को कैसे बोला जाएगा। देखो, मटर के पौधे के जो फूल है ना, वो बड पॉलिनेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैंने शब्द लिखा BUD, बड पोलिनेशन। और बड पोलिनेशन क्या होता है ये अपन को तेज बताएगा। हाँ जी, तेज किधर है? बड पोलिनेशन बेटे, बड पोलिनेशन। समीर पता है? नहीं पता? समीर के पीछे पता है? बता। क्या ऐसा फूल खिलता है कभी? हाँ, मकुल खिलता है। वो जो नहीं खिलता वो क्लिस्टोगैमस होता है। ये फूल बाद में खिलता है। मैं कह रही हूँ मटर का फूल पर्पल है सफेद है, तो खिलेगा तभी दिखेगा ना। ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें पर्पल है कि सफेद है? तो फूल तो खिलता है, पर खिल के कोई फायदा है नहीं। कारण फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन पहले हो रखा है, क्योंकि ये बड स्टेज में ही पोलिनेट कर लेता है। तो सीधी सी बात है, खुद का पोलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा पे गिराए बैठा है, इसको सेल्फिंग कहते हैं। और सेल्फिंग इसके अंदर चल रही है, क्योंकि इसके अंदर बड पॉलिनेशन है, तो इसके अंदर क्या है? सेल्फिंग तो हो रही है। और तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी यानी कि प्योर लाइन जनरेट हो जाती है। तो प्योर लाइन तो अपने पास प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ? प्योर लाइन तो हमारे पास प्रेजेंट है। हाँ, पर इसमें तुम क्या कर सकते हो? इसमें तुम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैं, पता है भारती क्या चाहती हूँ? कि फलाने फूल का पोलन ग्रेन फलाने फूल की स्टिग्मा पे जाए। इसके लिए मुझे फूल के मैच्योर होने से पहले या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योर होने से पहले बड वाली स्थिति में ही, बड स्टेज में ही उसके एंथर को काट के बाहर निकालना होगा। इस प्रोसेस को इमेस्क्यूलेशन कहते हैं। कितने बच्चों को इमेस्क्यूलेशन शब्द पहले से पता था? ओके। कितने बच्चों को ये पता था? कौन इमेस्क्यूलेशन की डेफिनेशन सुना सकता है? निलोथ, सुना बेटा। कट करके रिमूव कर देना। तुझे बोलना चाहिए कि मैडम बायसेक्सुअल फीमेल पेरेंट फ्लावर में से, मेल में से थोड़ी रिमूव करेंगे, जिसको तुमने फीमेल पेरेंट फ्लावर माना है उसमें से एंथर को कट करके रिमूव कर देना। ये ठीक है? नहीं, अभी ठीक नहीं है। एट बड स्टेज, क्योंकि बाद में करोगे क्या फायदा? तब तक तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो किस स्टेज पे? बड स्टेज पे ही। मतलब कली को ऐसे खोलो, उसमें से फोर्सिप लेके उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर रिमूव कर दो। आई बात समझ? इसको क्या बोलते हैं? इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन के बाद क्या करते हैं? बैगिंग करते हैं, कि कोई अनडिजायर पोलन उस स्टिग्मा पे ना गिर जाए।
चलेगा। तो ये सारे पैतरे, सारे तरीके मेंडल ने लगाए, और मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट 7 साल तक मटर के ऊपर परफॉर्म करे, और उनके अंदर उसने 7 करेक्टर्स और 14 वेराइटीज को कंसीडर करा। आ रही है ये बातें समझ? ठीक है। तो अब हम सवाल से भटक गए हैं। 2 पॉइंट हमें मिल गए थे, छोटा लाइफ स्पैन, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और तीसरा भी मिल गया था कि ट्रू ब्रीड प्योर लाइन अवेलेबल है क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन हो रही है, और इसके अंदर तुम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। और बताओ मटर ही क्यों? हाँ, बच्चे कितने ज्यादा? अभी इंसानों पे स्टडी करता तो इंसान बड़ा होता, प्यूबर्टी में जाता, शादी करता, 9 महीने बाद एक बच्चा निकालता, वो बच्चा बड़ा होता, अगले आगे एक बच्चा निकालता या 2 बच्चे निकालता। अब यहाँ पे तो तुमको एक पौधे के कितने बच्चे देखने को मिल रहे हैं। जितना बड़ा सैम्पलिंग साइज उतनी गलती होने के चांस कम, उतना क्रेडिटेबिलिटी टू द रिजल्ट ज्यादा, है ना। तो उसने कोई ऐसा छोटा सा सैंपल नहीं लिया कि 2-4 मटर के पौधे उगा के गेम गेम खेल रहा है, बड़ा सैम्पलिंग साइज लिया, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट की क्रेडिटेबिलिटी ज्यादा थी, एरर होने के चांसेस कम थे, नंबर ऑफ प्रोजेनी जो उसको मिल रही थी मटर में वो ज्यादा मिल रही थी, तो उसका स्टडी करने का जो डेटा आ रहा था वो ज्यादा था, नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा। कुछ और? ठीक है, फिर लिखें आंसर। चलो, पहला पॉइंट लिखोगे आंसर के अंदर, क्वेश्चन लिख लो, फिर पहला पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट लिखोगे शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्टर लाइफ स्पैन, ब्रैकेट में लिखोगे 1 सीजन, 1 सीजन। दूसरा पॉइंट लिखोगे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ब्रैकेट में प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ब्रैकेट में प्रोजेनी। तीसरा पॉइंट लिखोगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बर्ड पॉलिनेशन प्रेजेंट, बर्ड पॉलिनेशन प्रेजेंट, बर्ड पॉलिनेशन प्रेजेंट के ब्रैकेट में लिखोगे ट्रू ब्रीड अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल, ब्रैकेट में लिखोगे इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था सेकंड पॉइंट? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स यानी प्रोजेनी ज्यादा, ब्रैकेट में प्रोजेनी। बैग डस्टिंग भी लिख ले, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन। चलें, अगला सवाल क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। ठीक है, एक और सवाल लिख देती हूँ, वाई मेंडल्स वर्क रिमेन रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड। देखो, अपने में से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, इंस्टीट्यूट पे से, तो तुम सारे उसको पकड़ लेते हो कि भाई तूने कैसे तैयारी करी, क्या हुआ, मतलब क्या, तू बता क्या स्ट्रैटेजी तूने लगाई कि तेरे को जो सक्सेस मिली है, तेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें क्या तूने स्ट्रैटेजी लगाई, हमारे को भी बता, हम भी वो रीजन जान लें ताकि हम भी सक्सेसफुल हो जाएं, है ना। तो क्या रीजन होगा उस बच्चे की सक्सेस का? क्या रीजन होगा उस बच्चे की सक्सेस का?
परफेक्ट एजुकेशन के स्टेज पे खड़ा होके बोलेगा तो कहेगा मैं परफेक्ट एजुकेशन की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशली पवन सर को एक वो रटाई स्पीच है ना, थैंक यू कहना चाहता हूँ, इनकी वजह से ही आज मैं सिलेक्शन ले पाया हूँ। ठीक है कि मेंडल ने मटर पे काम करा तो उसको सिलेक्शन मिल गया, उस बच्चे का परफेक्ट एजुकेशन में एडमिशन हो गया तो उसको सिलेक्शन मिल गया, और बच्चे का क्या रोल रहा? हाँ, बच्चे ने हार्ड वर्क करा, बच्चे ने पढ़ाई करी, मेंडल ने भी हार्ड वर्क करा, मेंडल ने बहुत मेहनत करी, मेंडल कंसिस्टेंट था, रेगुलर था, डेविएटेड नहीं था, बहुत सारे कारण थे इसके, अगला अनमैरिड था। और काफी पास है, तू बता। बिल्कुल, उसने मैथ्स लगाई थी बायो में, वो मैथ्स लगाई थी, कैलकुलेटेड तरीके से चला था, अनसब्सटेंशियल आइडियाज नहीं थे उसके। अनसब्सटेंशियल आइडिया वर्ड है एनसीईआरटी में, इसका मतलब है बेबुनियादी आइडियाज नहीं थे, बुनियाद वाले आइडियाज थे उसके। मैथ्स लगाई थी माना उसने, मैथ्स आती थी उसे। तुम्हें आ जाए फिजिक्स, तुम सक्सेस हो जाओ, अगला क्यों सक्सेस हुआ? उसे मैथ्स आती थी। और बताओ, लार्ज सैम्पलिंग साइज था उसका। और बताओ, तू जो एक वर्ड बोल रहा था वो बता। मैटिकुलर, इसकी कॉपी में देख ले, मैटिकुलर रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स, क्या मतलब है इसका? कि अपने रिजल्ट्स को संभाल के रखा मेंडल ने, समझे? अपने रिजल्ट्स को संभाल के रखा। तुम सुनो ध्यान से, अभी तुमको कोई डीपीपी मिली, एमटीजी कोई शीट मिली, कुछ भी मिला, तुमने उसको सॉल्व करा और फेंक दिया, ठीक है, ये बहुत बुरी हालत में, उस पर सब्जी लग रखी है, मुड़ रखा है, फोल्ड हो रखा है, तो तुम अपने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से संभाल के नहीं रख रहे, लास्ट में कहाँ से रिवीजन करोगे? है ना? तो उसने अपने 7 साल के नोट्स संभाल के रखे, तुमसे 1 साल के नहीं संभल रहे। तो ये मेंडल की सक्सेस का कारण है, जो मेंडल से सीख लो कि अलग अलग फोल्डर लगा के उसमें सारी डीपीपी, सारे पेपर वगैरह उसमें रखो, मेटिकुलर कीपिंग ऑफ रिजल्ट्स। चलेगा? और कोई कारण जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली हो? बस, लिखें फिर? लिखो पहला पॉइंट, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। लिखोगे यूज ऑफ मैथ्स, मैथ्स के ब्रैकेट में लिखोगे स्टैट्स। स्टैट्स पता है मैथ्स की एक ब्रांच होती है। सेकंड पॉइंट लिखोगे लार्ज सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज, नंबर ऑफ मटर, नंबर ऑफ पौधे मटर के ज्यादा, लार्ज सैम्पलिंग साइज के ब्रैकेट में लिखोगे एरर कम, लेस एरर, या एरर के बाद नीचे का एरो लगा दो, एरर लेस। एरर लेस अलग हो जाएगा, लेस एरर लिखना, या तो एरर के बाद नीचे का एरो लगा देना है, लेस एरर लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ही प्रूव्ड हिज रिजल्ट, ही प्रूव्ड हिज रिजल्ट, प्रूव्ड हिज रिजल्ट, ही प्रूव्ड हिज रिजल्ट। मेंडल कह रहा है सीधी सी बात है, देखो बेबुनियादी बात नहीं कर रहा मैं, जो रिजल्ट मेरा इस साल आया मैं अगले साल भी वही निकाल के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और उसके अगले साल भी वही रिजल्ट निकाल के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो सालों साल मैं एक ही रिजल्ट निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे अब सपोज, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस टाइम पे आदर्श वाला केस हुआ था तो तुम्हें पता है बहुत सारे टॉपर हो गए थे, 720 वाले। तो उस टाइम पे बड़ा ऐसा नहीं चला था कि दोबारा नीट का पेपर कराएंगे, पेपर यहाँ लीक हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये जो सारे टॉपर हैं इसलिए बने हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया, ऐसी बातें चल रही थी ना। तो इनमें हमारे इंस्टीट्यूट पे से ही कुछ बच्चे डरे हुए थे, मैम दोबारा पेपर ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से इस बार इतने नंबर आए हैं, दोबारा तो मेरे इतने आ ही नहीं सकते, कुछ बच्चे डरे हुए थे, मैं बच्चों का नाम लेके भी बता सकती हूँ। तो कुछ तो ऐसे थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि मैडम पेपर दोबारा हाथ लग जाए, इस बार तो क्या, इस बार तो और बेटर परफॉर्म कर देंगे। समझ आई? तो कुछ बच्चे यार एडमिटिंग दिस की हमने मेहनत करी है, एक बार क्या हमसे 10 बार पेपर दिला लो, हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। आई बात समझ? और कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमने लिमिटेड मेहनत करी, भगवान की कृपा से हम धक्के मार मार के यहाँ तक पहुंचे हैं, दूसरी बार नहीं हमारे पे भरोसा, हमें भरोसा अपने पे कि हम कर लेंगे कि नहीं करेंगे। बात समझ आई? तो मेंडल क्या कह रहे हैं? मेंडल कह रहे हैं हर साल सिलेक्शन लेके दिखा रहा हूँ, कहने का मतलब हर साल सेम रिजल्ट दोबारा निकाल के दिखा रहा हूँ, तो अपने रिजल्ट को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट्स संभाल के रखने हैं,
नोट्स संभाल के रखने को इंग्लिश में लिखेंगे मेटिकुलर रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स, METICULAR, मेटिकुलर रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। क्या मतलब है इसका? रिजल्ट्स वगैरह जो 7 साल के हैं वो सारे संभाल के रखने हैं। एक और लिख लो, स्टडी ऑफ 1 और 2 करेक्टर एट अ टाइम, स्टडी ऑफ 1 और 2 करेक्टर एट अ टाइम, करेक्टर्स एट अ टाइम। तुम्हारी तरह नहीं कि एक ही स्टडी टेबल पे आधी फिजिक्स खोल रखी है, थोड़ी केमिस्ट्री खोल रखी है, थोड़ी बायो खोल रखी है, और फिजिक्स से सर दुखने लग गया अब थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री से सर दुखने लग गया चलो बायो के डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक टाइम पे बायो का चैप्टर उठाता है कंप्लीट कर देता है, एक टाइम पे फिजिक्स का चैप्टर उठाता है कंप्लीट कर देता है। समझ गए? एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस के बाद अपने पास आता है मेंडल के काम को तवज्जो रिकॉग्निशन उसके जीते जी काहे नहीं मिल पाई। वाई मेंडल वर्क है, बिल्कुल सही बात है। अभी मेंडल मटर पे काम कर रहा है, मटर के ऊपर जेनेटिक्स के लॉ दे रहा है, तो मटर के ऊपर करा हुआ काम बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट पढ़ेंगे कि मैथ्स वाले पढ़ेंगे? बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे ना, और बायो वालों को मैथ समझ नहीं आती। ठीक है, तो क्योंकि उसने किस पे काम करा था, उसने जो काम करा था उसमें उसने मैथ्स इस्तेमाल करी थी, और मैथ्स बायो वाले साइंटिस्ट को कम समझ आई थी, उस वजह से मेंडल के काम को तवज्जो ऑन द स्पॉट नहीं मिला, बाद में समझ आया। बाद में तो हमें भी रियलाइज होगा कि अकेली बायो से कुछ नहीं होगा, बायो को फिजिक्स से भी जोड़ना पड़ेगा, बायो को केमिस्ट्री से भी जुड़ना पड़ेगा। अब तो बायो इन्फॉर्मेटिक में बायो को कंप्यूटर से भी जुड़ना पड़ रहा है कभी नहीं सोचा था कि बायो को कभी कंप्यूटर से भी जुड़ना पड़ेगा, अब जुड़ना पड़ रहा है। ठीक है, और बायो की कितनी सारी ब्रांचेस अलग अलग बन गई। चलो, तो मैं तुम्हें क्या कह रही थी कि एक तो उसने मैथ्स यूज करी, और बताओ। हाँ, उस टाइम पे ये स्नैपचैट, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसने स्टेटस डाला और दुनिया तक पहुंच जाए। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत वीक था। जाके एक लोकल पत्रिका, लोकल पेपर के अंदर, वो पेपर जो ज़्यादा साइंटिस्ट तक पहुंचता भी नहीं है। जैसे तुम्हें कोई न्यूज़ छपवानी है, क्या न्यूज़ छपवानी होगी तुम्हें? कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ छपवानी है तुम्हें कि हमने ये फलाना फलाना बिजनेस शुरू करा है, आए और विजिट करें, ये न्यूज़ छपवानी है ना? तो अभी ये न्यूज़ तुम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में छपाओगे तो गंगानगर में ज़्यादा लोगों तक मिलेगी, या सांध्या बॉर्डर में छपाओगे तब ज़्यादा लोगों तक मिलेगी? किसके घर पे सांध्या बॉर्डर आता है? हाँ, नहीं आता? आता है। तो एक बच्चे के इतने लोग बैठे हैं, उनमें से एक बच्चे घर पे सांध्या बॉर्डर आता है, कितनों के राजस्थान पत्रिका आता है, कितनों के दैनिक भास्कर आता है? हाँ, तो अब न्यूज़ दैनिक भास्कर में छपाऊंगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी ना। तो मेंडल ने सांध्या बॉर्डर में छपवा दी थी बेटा तो एक आध के घर पहुंची, और उस एक आध ने पढ़ी नहीं, या उसके पल्ले नहीं पड़ी, है ना, तो उसने इग्नोर कर दी। तो कम्युनिकेशन बहुत वीक था। अच्छे पेपर में, अच्छी पब्लिकेशन में मेंडल का पेपर पब्लिश नहीं हुआ था। समझ गए? फिर एक साइंटिस्ट आया था बाद में, उसने मेंडल का पेपर दोबारा उठा के नेचर जैसी जर्नल के अंदर पब्लिश कराया था। मैं आगे बताऊंगी तुम्हें, अभी छोड़ो। और बताओ। किसका? फैक्टर का? आए हाय, फैक्टर क्या होता है? हाँ, मेंडल ने कहा था देखो भाई, जो करेक्टर है उसे फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। हमने कहा दिखा तेरा फैक्टर। क्या है फैक्टर? प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है फैक्टर? है क्या? निकाल के दिखा बाहर। और तुम सोचो उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी तो शुरू भी नहीं हुई थी। अब बायोटेक चल रही है तो हम जीन काट लेते हैं, निकाल लेते हैं, अल्टर कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। उस टाइम पे तो वो चीज बाहर निकाल के दिखाना पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। कोई फिजिकल प्रूफ मतलब हाथ में जिसको हम छू सके, ऐसी कोई चीज कि फैक्टर। अब क्या है फैक्टर? मेंडल के दिमाग का आइडिया ही रह गया, क्योंकि वो फिजिकली तो निकाल के नहीं दिखा सकता। तो क्योंकि वो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि देखो ये है फैक्टर, नहीं दे पाया, इस वजह से भी मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। और हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इंसानों पे नहीं लगते थे, मटर पे लगते तो क्या हुआ, बाकियों पे तो नहीं लग रहे, तो वो भी एक कारण हो गया। और बिफोर टाइम था? क्या लिखा है? मेरे हिसाब से तो ये लाइन नहीं है एनसीईआरटी में तो पढ़े। चल कोई नहीं, एनसीईआरटी डिस्कशन में देख लेंगे। और बताओ। हाय हाय, मेरे को पता था एक आध बच्चा ये लाइन जरूर बोलेगा, और ये सच भी है। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट छाया हुआ था ना, वो छाया हुआ था डार्विन।
और डार्विन हालांकि अपने वाले टॉपिक में मेंडल को इंक्लूड कर सकता था, बट ही टोटली इग्नोर्ड मेंडल। दुनिया तो इग्नोर कर ही रही थी, डार्विन ऑल्सो इग्नोर्ड मेंडल। समझ गए? तो जब मैं तुम्हें बताऊंगी डार्विन वाली बात मकुल, तो उसमें आएगा कि डार्विन ने वेरिएशन का कारण क्या बताया। तो उसमें एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि डार्विन को या तो पता नहीं था, या फिर उसको मेंडल वाली बात पता थी और उसने मेंडल को इग्नोर करा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि डार्विन ने मेंडल को इग्नोर करा। तो उस टाइम पे डार्विन डार्विन छाया हुआ था, है ना। जब शाहरुख खान की मूवी लगी हो तो राजकुमार राव की कौन देखने जाता है ना। तो वही सीन है। चलो लिखो। पसंद नहीं है क्या तुम्हें शाहरुख खान? नहीं, तुम्हारी जनरेशन वाला नहीं है ना। तुम्हारी जनरेशन थोड़ा सा पुराना हो गया ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी जनरेशन वाला वो हो गया रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह किसको पसंद है? हैंड रेज करो जिसको रणवीर सिंह पसंद है। कुछ भी कर लो, शाहरुख खान है। लिखो। वीक कम्युनिकेशन, वीक कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। वीक कम्युनिकेशन का मतलब है कि उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट लिखोगे यूज ऑफ मैथ्स इन बायोलॉजी। यूज ऑफ मैथ्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट लिखोगे नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखोगे हिज आइडियाज ऑफ contrasting traits were not accepted. His ideas of contrasting traits were not accepted. जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, तब ना नए नए मोबाइल फोन्स आए थे, वो बटन वाले। ठीक है, तो सब लोग मोबाइल उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो सिर्फ घर में एक आध बंदे के पास, इंपॉर्टेंट इंसान के पास मोबाइल होता था जो काम पे जाता था। घर पे एक वो ऐसे बड़ा सारा डब्बा होता था लैंडलाइन वाला। ठीक है, जो या तो ऐसे ऐसे वाले बटन घूमते थे, या किसी के पास हाईटेक है तो ऐसे बटन वाला होता था। ऐसा लैंडलाइन होता था, ऐसे छोटा वाला लैंडलाइन नहीं होता था, ऐसे बड़ा डब्बे वाला लैंडलाइन होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लैंडलाइन हटने लग गया और सबके पास मोबाइल आने लग गए, कि घर पे भी मम्मी को भी मोबाइल मिलेगा। बताओ, ये वाला टाइम आया। फिर मोबाइल तो आया, मोबाइल में सिम डलती थी। अब बात करने का क्या लगता था, पैसा ज़्यादा लगता था, तो लिमिटेड ही बात करते थे। चलो चलो जल्दी जल्दी फ़ोन काटो, इतना टाइम हो गया, इतना पैसा लग जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉलिंग का पैसा कम लगने लगा। फिर मैसेज वाली जनरेशन आई कि हम किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, पर एक मैसेज करने का पूरा 1 रुपया लगता था, पूरा 1 रुपया। तो जितनी दिन महीने दिन की खर्ची मिलती थी ना, तो उस खर्ची के हिसाब से, जैसे मान लो कि दिन के खर्चने के लिए 10-15 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 रुपए का कुछ खा लिया, जैसे 3 रुपए। चलें आगे। देखो, इस टेबल पे तुम्हें क्या मिल रहा है। इस टेबल पे ना एक तरफ दिए हुए हैं क रै क ट र स, कितने। अभी मैंने लिखवाया था मेंडल ने मटर के 7 करेक्टर चूज करे। ठीक है, फिर उन करेक्टर के क्या लिखे हुए हैं, ट्रेट्स। क्या लिखे हैं, ट्रेट्स। अभी ट्रेट्स के अंदर तुम्हें पता है जीन के अलील होते हैं, करेक्टर के ट्रेट होते हैं। पता थी तुम्हें ये बात? जीन के वंश अंकित, जीन के और करेक्टर के ट्रेट्स होते हैं। अभी ट्रेट्स दो कैटेगरी में डाल रही हूं मैं। एक मैं डाल रही हूं डोमिनेंट ट्रेट, और एक मैं डाल रही हूं रिसेसिव ट्रेट। देखो, एक थोड़ा सा लिखने का तरीका याद रखना। अगर तुम लिख रहे हो ना ये चीज, तो तुम ऐसे ही लिखोगे, छोटा टी आगे और बड़ा टी पीछे नहीं लिखोगे। जो रिसेसिव होता है ना उसको पीछे लिखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डोमिनेंट आगे और रिसेसिव पीछे लिखा। अब इस पे ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्रोमोजोम, कि कौन से क्रोमोजोम पे ये फलाना जीन मटर के अंदर पड़ा है। तो उसके लिए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मटर में क्रोमोजोम कितने हैं। तो अगर तुम मटर की बात करते हो, दैट इज पाइसम सेटाइवम,
तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, वॉइस ना बातें करो बेटे, 14 क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने? यानी कि 2n कंडीशन में अपने पास 14 वाला मैटर है, तो n में कितना होएगा? 7 वाला। ठीक है, अब ये पौधा है, इसमें एक्स वाई एक्स एक्स ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यही माता यही पिता है, बाइसेक्सुअल वाला मैटर है। चलें, आ जाओ। तो ये मेरे पास क्या हो गए? मटर के 14 क्रोमोसोम्स, यानी कि 7 पेयर्स, यानी कि 7 पेयर्स। इजी। आगे देखो बेटे, अभी कौन कौन से करेक्टर्स मुझे कंसीडर करने हैं, बताओ। क्या हाइट? पूरा बोलो। स्टेम हाइट या प्लांट हाइट बोलो। HEIGHT। और बोलो। सीड शेप। कलर का कोई मत बोलो, कलर के अलावा बोलो। तो मैंने लिखा फ्लावर की पोजीशन, सही बोला तुमने। और बताओ। पोड शेप, ये भी तुमने सही बोला। सीड शेप। अब सारे कलर वाले बचे, अब तुम कलर के बोलो। सीड कलर और फूल का रंग। कोई बात नहीं, बायो है ना। 3 4 5 6 मैंने लिया फ्लावर कलर, फिर मैंने लिया पॉड कलर। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों चूज करा वो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि इसका है क्रोमोसोम 4 4 4, इसका है 7, इसका है 1 1, इसका है 5। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैडम क्यों करवा रहे हो? जब याद करना ही नहीं है तो क्यों करा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ समझाऊंगी, फिर ये नंबर मत याद करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। नहीं तो याद करना बड़ा आसान है, ट्रिक देती हूँ तुम्हें यहाँ पे। सीड शेप 7, सीड शेप 7, मेजोरिटी किस पे? 4 पे। ठीक है, फूल वाले 2 1 पे, और फूल वाला एक PC5। ठीक है, पोड कलर 5। आ जाओ। अब स्टेम हाइट का डोमिनेंट ट्रेट क्या है? टॉल, और इधर ड्वार्फ। ठीक है, और फ्लावर पोजीशन का एक्सियल वो है, डोमिनेंट है, AXIAL। और इधर क्या है? टर्मिनल। और पोड शेप का इन TANED FLATED। और इधर कॉन्स्ट्रिक्टेड। इधर सीड शेप राउंड, और इधर रिंकल्ड ग्रीन। फिर फ्लावर कलर, और इधर सफेद। फिर इधर पोड कलर, और इधर येलो। आओ बेटे समझो, सबसे बेसिक सवाल तो यहीं पे आ जाते हैं, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। देखो, मटर के पौधे की हाइट लंबी, डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव। अगर उसके फूल बिल्कुल टिप पे आ रहा है, टिप पे आ गया फूल, अब उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी? तो अगर टर्मिनल फ्लावर है तो उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, तो डॉर्फ रह गया यानी रिसेसिव। पर हाइट बढ़े जा रही है, फूल साइड में आ रहा है, तो एक्सियल। तो ये देखो, फूल किधर? साइड में। ठीक है, ग्रीन चाहिए, ग्रीन। और यहां पर फूल किधर? टिप पे। फिर जो मटर का पोड होता है, छिल्लड़, मटर छिला है कभी? तो जो पोड होता है वो अगर एकदम ऐसा सीधा है तो इनफ्लैटेंट, और उसके अंदर ऐसे 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 कंस्ट्रिक्शंस हैं तो कंस्ट्रिक्टेड।
ठीक है, सीड राउंड हो सकता है, राउंड है तो डोमिनेंट, और इस तरीके से है तो रिंकल्ड। सीड का रंग अगर पीला है तो डोमिनेंट। हमने कभी डोमिनेंट मटर ही नहीं खाए, हमने खाया पीला मटर? हमने डोमिनेंट मटर ही नहीं खाए, हम रिसेसिव रंग के मटर खाते आ रहे हैं, बताओ। आई बात समझ? फिर फ्लावर कलर वॉयलेट तो डोमिनेंट। देखो कभी भी देख लेना, रेड और वाइट में से रेड डोमिनेंट निकलेगा, क्योंकि जिसमें पिगमेंट है, जो गूढ़ा रंग है, वो डोमिनेंट निकलेगा, और फिक्का रंग रिसेसिव निकलेगा। तो वॉयलेट और वाइट में से ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। पोड कलर में से हरे रंग का पोड डोमिनेंट, पीले रंग का पोड रिसेसिव। चलेगा? अभी तुम देखो ये जो 7 करेक्टर हैं, इनके जीन्स क्रोमोसोम 4 पे हैं, 7 पे हैं, 1 पे और 5 पे हैं। ठीक है, तो मेरे पास लाइन आ जाती है 7 करेक्टर्स सिलेक्टेड। अब ऐसा क्या मटर में 7 ही करेक्टर थे? मेंडल ने 7 करेक्टर सिलेक्टेड करे थे ना। 7 करेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये बात समझ आई? अब मैं तुमको बताती हूँ, एक मार्केट में निहायती बेकार तरीके का क्वेश्चन चलता है। वो क्वेश्चन ये है कि मटर के अंदर 7 पेयर हैं, यानी 14 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला। अगर मटर के अंदर 12 क्रोमोसोम होते तो क्या होता? तो उसका आंसर वो देता है कि मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना मिलता। ठीक है, जबकि वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो 7 करेक्टर चूज करें वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है, वो 4 क्रोमोसोम पे हैं। तो क्या मेंडल को लिंकेज दिखी होगी? हाँ, शायद उसे लिंकेज 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे दिखे होंगे, पर उसने इग्नोर कर दिया होगा, या शायद दिखे ही नहीं होंगे कि वो बहुत दूर दूर पड़े होंगे। गेटिंग दिस? तो मेंडल ने जो 7 करेक्टर चूज करे, उसके जो 7 जीन्स थे वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पे पड़े थे। 7 करेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल, उनके जीन्स वर प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। चलेगा? चलो लिखना शुरू करो। तो अब देखो, साथ साथ में लिखोगे मेरे बाद लिखोगे? साथ साथ में लिख लो, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। नहीं? चलो ठीक है, पहले पढ़ा रही हूँ तेजी से, बाद में लिखना। इनहेरिटेंस, क्या लिखा मैंने? चलो भाई, क्या सबके दिमाग में इनहेरिटेंस का क्लियरिटी से मतलब आ गया है? अब इनहेरिटेंस यानी कि माता पिता के करैक्टर संतानों में कैसे पास हो रहे हैं, उसकी स्टडी देखनी है। अब अपने पास आता है इनहेरिटेंस किसका देखना है, एक जीन का या 2 जीन का? क्या बोला, क्या बोला मैंने? तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, एक जीन के इनहेरिटेंस को देख रहे हो। मेंडल की भाषा में बात करूं तो एक फैक्टर के इनहेरिटेंस को देख रहे हो, या फिर मीकल क्या देख रहे हो? 2 जीन्स, या मेंडल की भाषा में 2 फैक्टर के इनहेरिटेंस को देख रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है मेंडल ने किस पे काम करा? एक जीन का इनहेरिटेंस देखा या 2 का देखा? दोनों का देखा। दोनों का देखा। 3 का देखा क्या मेंडल ने? ना बाबा ना, इतना नहीं पहुंचा मेंडल आगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ। देखो अभी ना जो अपन मोल बायो चैप्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे उसके फ्यूचर चैलेंजेस और गोल्स में पता है क्या लिखा है? कि पहले तो हम एक आध जीन या उसका इनहेरिटेंस या उसके फीचर्स ही स्टडी करते थे, पर अब हम बहुत सारे, या इनफैक्ट सारे जीन्स और उनके सारे प्रोडक्ट्स की एक बार में स्टडी कर सकते हैं। सही बात लिखी है। तो इतना पुराना टाइम है, तो एक बार में एक ही करेक्टर के इनहेरिटेंस, या ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ऊपर नहीं जाना। अब जब मेंडल ने एक जीन का स्टडी करना शुरू करा इनहेरिटेंस, तो वो मेंडल ने कैसे करा? मेंडल ने करा बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करा। ठीक है पलक, 2 जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करा, कौन सा? बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या ये बात तुम्हारे खोपड़ों में गई? तो मेरी सबसे पहली हेडिंग पता है क्या डलेगी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और दूसरी हेडिंग क्या डलेगी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन आज ही शुरू कर देंगे,
डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन थोड़ा सा कल तक, कल तो छुट्टी है, मंडे को, मंडे को कुछ टारगेट दे रखा तुम्हें, काय का सेल की, एमटीजी सेल साइकिल की, फिर डीपीपी भी और एमटीजी की थ्योरी भी, तो मंडे को भी नहीं कर पाएंगे, फिर ये ट्यूसडे पे जाएगा डाई हाइब्रिड। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल के दो लो निकलते हैं, क्या निकलते हैं, एक तो हो गया मेंडल का लो फर्स्ट, चुप करो, दूसरा हो गया लो सेकंड, और तीसरा हो गया लो थर्ड। अब मेरी बात दोनों कान खोल के सुन लो। पहली बात तो मेंडल के टोटल 4 लो हैं, अपनी एनसीईआरटी 3 देती है, ठीक है। तो जो 4 लो के बिहाफ वाले क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाएं तो कहना कि ये तो बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, इसका कोई सर पैर नहीं है, हमें इसे इग्नोर करना है। तुम्हें 3 लो एनसीईआरटी ने दिए, 3 मान के करोगे तभी चीजें सही होंगी, तभी पेपर में सही करोगे, 4 लो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, बच्चों को लगता है कि ये लो मेंडल ने ही दिए हैं, नहीं दिए मेंडल ने। मेंडल बस काम कर करके पन्नों पे छोड़ के चला गया था, उसके पन्ने पढ़ के कंक्लूजन निकाल के लो बनाने वाला साइंटिस्ट कोई दूसरा था, कार्ल कोरेंस था। मेंडल ने ये डायरेक्टली लो सामने नहीं रखे, पर फिर भी कहते क्या है कि ये मेंडल के लो हैं। बेटर है तुम क्या बोलो कि ये इनहेरिटेंस के लो हैं, चाहे कार्ल कोरेंस ने दिए चाहे मेंडल ने दिए, लो किसके हैं, इनहेरिटेंस के लो हैं। तो मेंडेलियन लो बोलने की बजाय हम क्या ज्यादा बेटर बोलेंगे कि लो ऑफ इनहेरिटेंस हैं। ओके, चले आगे, आ जाओ। अभी सबसे पहला जो लो है, इस लो का नाम है, इस लो का नाम है बेटे लो ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम है, डिंग 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 डिंग। लो सेकंड का नाम बताओ, लो ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग कर देना, जैसे रिद्धार्थ शानवीर के साथ बैठा था, पर मैंने आते ही क्या करा, सबसे पहले सेग्रीगेशन करा। आगे चलें, तीसरा लो क्या है, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। कि रिद्धार्थ आज पैदल आया है, तो हो सकता है शानवीर उसको अपनी बाइक से ड्रॉप कर दे, हो सकता है मकुल उसको अपनी बाइक से ड्रॉप कर दे, तो रिद्धार्थ जितना शानवीर के साथ जा सकता है उतना ही रिद्धार्थ के चांसेस मकुल के साथ जाने के भी हैं। तो रिद्धार्थ इंडिपेंडेंट है, तो 50% चांसेस शानवीर के साथ जाने के और 50% मकुल के साथ। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट जा सकता हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बात समझ आई। अब हमें देखना है, 3 लो तो हमारे सामने आ गए हैं, अब हमें देखना है कि क्या किसी लो का कोई एक्सेप्शन है। तो बोलो भाई, पहले लो का एक्सेप्शन, तो मैंने इधर हेडिंग डाली एक्सेप्शन। पहले तो बताओ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, हुसन, अगर हरमन हम कह रहे हैं कि लो का एक्सेप्शन है तो उसका मतलब क्या है, बता हरमन, मेल हरमन, कि 100% पे ये लो नहीं लगता, मेजोरिटी पे लग जाएगा। अभी पीछे मैंने तुमको बताया कि माइटोसिस एनिमल्स के केस में डिप्लॉइड सेल में होएगा, पर एक एक्सेप्शन था कि हनी बी में हो गया, है ना, दैट वाज एक्सेप्शन, कि सारों पे नहीं लगेगा। तो जो सारों पे लग ही नहीं रहा है, क्या उसे मैं यूनिवर्सल लो कह सकती हूँ, तोबा तोबा। तो जिसकी एक्सेप्शन है वो यूनिवर्सल नहीं है, और जिसकी कोन्हो एक्सेप्शन नहीं है वो कहलाता है बेटा यूनिवर्सल लो। कोई दिक्कत, यूनिवर्सल लो मतलब जो सब पे लगेगा। आ जाओ, अभी एक्सेप्शन, डोमिनेंस की 2 एक्सेप्शन। सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी इन कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कोडोमिनेंस। क्या पढ़ाऊंगी, 3 वर्ड आए, डोमिनेंस, डोमिनल्स, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। डोमिनेंस, देखो मैंने बनाया दादा और मैंने बनाई दादी, ठीक है।
दादा दादी के टाइम पे बड़े डिसीजंस, प्रॉपर्टी लेनी है, ये करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, रात में उठ के भागना है, कोई लड़ाई होगी कुछ भी, ये सब कौन करता था? दादा। यस और नो? और कौन बेचारी खाना बनाती रहती थी, झाड़ू पोछा करती रहती थी, और वो भी डरती रहती थी, ऐसे घूंघट भी करके रखती थी, डरती रहती थी कि मेरा बनाया खाना सास ससुर को, पति को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, है ना? कौन? दादी। तो इसमें 100% ये इंडिविजुअल डोमिनेंट है, ये इंडिविजुअल, हाँ, ये दबा रहा है, ये बेचारी दब रही है। तो ये केस किसका हो गया? डोमिनेंस का हो गया। सेकंड केस पे चले, आओ। तो सेकंड केस में हम लेते हैं पापा, ठीक है, और हम लेते हैं मम्मी। अभी मेक श्योर कि मैं यहाँ पे वर्किंग मम्मी नहीं ले रही, नॉन वर्किंग मम्मी ले रही हूँ, ठीक है, पापा और मम्मी। अब नो डाउट मेजर डिसीजन कौन ले रहा है? काम पे कौन जा रहा है ना? घर पे पैसा लाके कौन दे रहा है? पापा। पर क्या पापा उतने डोमिनेंट है जितने हमारे दादा थे, है ना? अब पापा कहते हैं कि सब्जी में नमक कम है, मम्मी कहते हैं चुपचाप खा लो। समझ आया? अब पापा कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मम्मी ने थोड़ा सा घूर दिया, पापा शांत। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी रसोई से बाहर आके एक्सप्रेस कर रही है कि चलो मैं चलती हूँ बाहर काम करके आऊंगी, नहीं, पर मम्मी पापा को कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। तो ना पापा पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे, मम्मी तो पहले ही नहीं कर रही, है ना? तो दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब वाली जनरेशन ले लो, तुम्हारे वाली या मेरे वाली ले लो, तो इसमें एक होगा पति, सही लिखा है? छोटा ही हबी, वाइफी 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 वाइफी, हाँ हाँ, वाईफाई, वाईफाई, कोई दिक्कत नहीं। वाइफ, ठीक है। अभी अगर वो भी नौकरी पे जाता है तो मैं भी नौकरी पे जाती हूँ, है ना? अब वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि जा खाना बना के लाके दे, नहीं कहेगा ना। अगर मैं कहूंगी चल मैं बना रही हूँ तो बर्तन तू धोएगा, सलाद तू काटेगा, तो बराबरी में। फिर ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे लेके कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट कर देगा, मुझे पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं, मुझे दिखाएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन डोमिनेंट है? दोनों, दोनों की चल रही है, ठीक है। वो डांट सकता तो मैं भी डांट सकती हूँ, बराबरी। दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। तो आई ए और आई बी में इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी आता है ना, ए आता है ना बी आता है, ये कोडोमिनेंस है। कैपिटल टी स्मॉल टी में से सिर्फ यही एक्सप्रेस करेगा, टॉल हाइट वाला, स्मॉल टी होके भी शांत रहेगा, ये डोमिनेंस है। और अगर डोमिनेंट वाला भी पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव वन, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। तो मेंडल ने तो कहा था भाई हम तो सिर्फ डोमिनेंस मानते हैं, हमने कहा रुको जरा, दो और बातें हैं, ये दोनों बातें, पर ये दोनों बातें किस में जाएंगी? पोस्ट मेंडेलियन एरा में जाएंगी, मेंडेलियन में नहीं जाएंगी। किस में जाएंगी? अब आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने क्या कहा कि रिद्धार्थ जितना मकुल के साथ जा सकता है बाइक पे बैठ के, उतना ही शानवीर के साथ भी जा सकता है, ठीक है। पर इसमें अब दोस्ती की बात आ गई, लिंकेज, कि लिंकेज जो है वो रिद्धार्थ और शानवीर की ज्यादा है कंपेयर टू रिद्धार्थ और मकुल की। तो दोस्ती रिद्धार्थ और शानवीर की ज्यादा है, इस वजह से रिद्धार्थ किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? शानवीर के साथ। कि अगर लिंकेज आ जाती है कि दो जीन, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाला डाई हाइब्रिड से निकलता है, तो इसमें दो जीन्स की जरूरत है, तो कि दो जीन्स पहले तो इंडिपेंडेंट थे, अब एक जीन दूसरे के साथ में टाइटली लिंक्ड है तो उसी के साथ ही जाता है, अलग नहीं जाता। तो यहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होने वाली बात नहीं मानता। आई बात समझ? तो तीसरे लो का एक्सेप्शन है लिंकेज। आई बातें समझ? चलो इसको कॉपी में डाल दो। चलो चलो चलो, हेडिंग डाल दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला पॉइंट लिखोगे क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स that
differ in cross between two parents that differ in one pair of contrasting traits, that differ in one pair of contrasting traits. Next point, in monohybrid cross only one character is considered. In monohybrid cross only one character is considered. करेक्टर एक तो वेराइटीज कितनी, यस तो लिखोगे ब्रैकेट में 2 वेराइटीज, ओनली वन करेक्टर इज कंसीडर, तो क्या लिखोगे 2 वेराइटीज. तुम्हें पता है मेंडल ने क्या करा था, टोल का क्रॉस डॉफ के साथ कराया था. क्या करा था, तो टॉल का जीनोटाइप बताओ और डॉफ का बताओ. उसने ये क्रॉस कराया था. इस तरफ मैं बोलती हूं कि ये है पेरेंट्स. क्या है, पेरेंट्स. और इसको मैंने बोला पेरेंट 1, इसको मैंने बोला पेरेंट 2. और पेरेंट क्या बनाएंगे, गैमीट्स. क्या बनाएंगे, गैमीट्स. और इनसे क्या बनेगा, F1 प्रोजेनी. क्या बनेगा, F का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब भी होता है प्रोजेनी. तो F1 प्रोजेनी गलत है, मुझे सीधा F1 ही लिखना चाहिए. पर ठीक है, F1 प्रोजेनी भी चलता रहता है तो चला लेते हैं. अब समझो मेरी बात ध्यान से. देखो मेंडल जो था ना वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे बिलीव करता था. तो इस वजह से जितना डोमिनेंट वाला केस है ना वो उसने मेल को दिया है. और ये बेचारी डॉर्फ फीमेल. कभी भी देख लेना, जब भी कोई डोमिनेंट फिनोटाइप देना होगा तो वो मेल को दिया जाएगा और रिसेसिव वाला फीमेल को दिया जाएगा. मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये भी ट्रू ब्रीड प्योर लाइन है और ये भी ट्रू ब्रीड प्योर लाइन है, क्योंकि मेंडल ने शुरुआत ही किधर से करी थी, ट्रू ब्रीड प्योर लाइन से करी थी. तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया. क्या लिया, टॉल प्लांट लिया. फिर पता है उसने हुसन क्या करा, टॉल प्लांट की कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करा. क्या करा, और क्या टॉल प्लांट का अगर कोई कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करता रहे तो तुम बताओ होमोजाइगस टॉल नहीं आ जाएगा. और ये जो होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस, क्या ये प्योर लाइन है बेटा, हाँ बेटा ये प्योर लाइन है. पर हमने तो एक करेक्टर कंसीडर करा, यहाँ पे वो करेक्टर तुम्हें हाइट दिख रहा है. अभी उस एक करेक्टर की कितनी वैरायटी बेटे, 2 वैरायटी. एक मटर का पौधा, एक पाइसम सेटाइवम लंबी हाइट वाला और एक पाइसम सेटाइवम बोनी हाइट वाला. कौन सा बेटा, तो इधर मैंने लिया, दिख रहा है ये कलर, किसको नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है. डॉफ प्लांट लिया, डॉफ प्लांट के साथ भी क्या करवाया बेटा, कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग. तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, स्मॉल टी, स्मॉल टी. क्या आया, अब ये स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ है. पर ये कैसा वाला ड्वार्फ है रे, होमोजाइगस प्योर लाइन है. तो पहले तो मेंडल ने, हालांकि बर्ड पॉलिनेशन होता है तो प्योर लाइन अवेलेबल है, मेंडल कहता मैं क्यों भरोसा करूं, मैं अपनी प्योर लाइन खुद क्रिएट करूंगा. तो सेल्फिंग करने से प्योर लाइन क्रिएट हो जाती है. आगे कभी बताऊंगी सेल्फिंग करने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है, पर अभी नहीं बता रही. अभी सिर्फ ये कह रही हूँ कि सेल्फिंग करने से होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, सेल्फिंग करने से प्योर लाइन क्रिएट हो जाती है, सेल्फिंग करने से ट्रू ब्रीड आ जाती है. और ट्रू ब्रीड दिखाती है स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस. तो ये मेरे पास दोनों ट्रू ब्रीड प्योर लाइन ली गई. अब मेरे पास लो सेकंड लगेगा जो है लो ऑफ सेग्रीगेशन. लो ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट बनेगा तो ये कैपिटल टी को ये कैपिटल टी से अलग होना पड़ेगा. और गैमीट को हमेशा गोलों में दिखाया जाता है बेटा. यहाँ पर भी छोटे टी को ये एक गैमीट में जाएगा और दूसरा छोटा टी दूसरे गैमीट में जाएगा. अब मेरे पास जो भी कॉम्बिनेशन बने, यानी कि जो भी बच्चा बने, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप यही होगा. हाँ के ना, सारे बच्चे कैसे आए, सारे के सारे बच्चे टॉल आए. हाँ के ना, सारे बच्चे बाप पे गए, एक भी बच्चा माँ पे. तो मम्मी वॉज क्राइंग F1 में एक भी बच्चा मेरे पे नहीं गया.
तो अगर लाइन आ जाए कि F1 में प्रोजेनी रिजेंबल ओनली वन ऑफ द पेरेंट, तो वो डोमिनेंस का केस है। और अगर आ जाए F1 में प्रोजेनी रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, को डोमिनेंस का केस है। और लाइन आ जाए F1 में प्रोजेनी रिजेंबल नीदर ऑफ द पेरेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। बहुत प्यारी लाइंस हैं ये। तो F1 में प्रोजेनी रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, बच्चा पापा पे ओनली, नो इन्वॉल्वमेंट मम्मी, चलेगा? डालो, पहले ये लिखोगे बेटे प्योर लाइन, फिर आगे डालोगे।